अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया आपके फीडबैक का, प्रोग्राम को पसंद करने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो काम करते हैं उसमें जिस तरह से पब्लिक सराहती है हमारे काम को, वो हमें बढ़ावा देती है और हमारी हिम्मत में इजाफ़ा करती है कि हम मज़ीद अच्छा काम करें और सरकार के नाम वो तमाम तर चीज़ें जो अवामी हैं वो भी लेकर के आएँ और जो आवाम के लिए ज़रूरी चीज़ें हम वो भी लेकर के आएँ। ख़वातीनो अब आज हम मौजूद हैं फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट में और फैसलाबाद में। सब जानते हैं ये जो फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट है ये सताना रोड पर वाक़ है। बात करेंगे हम आज जो फ़िश फार्मिंग है इस पर और इस कंप्लीट बिज़नेस पे। जैसा आप जानते हैं कि वाइट मीट है, लोग बहुत पसंद करते हैं खाना और इस टाइम इसमें इतनी जिद्दत आ चुकी हुई है इस कारोबार में कि पहले तो फ़िश फार्मिंग के लिए आपको बड़े बड़े पॉन्ड्स, प्लॉट्स चाहिए होते थे, खुली जगह चाहिए होती थी एकड़ों में कि आपने वहाँ पर अगर काम करना है तो उसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती थी, शहर से बाहर निकलना पड़ता था। तो लोग ज़्यादातर वो जो शहर से बाहर थे वो तो चलें अपने ही इलाके में बिज़नेस कर लेते थे और इसमें इसका हिस्सा बन जाते थे, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन शहर के अंदर और वो लोग जो आजकल के दौर के लोग हैं जो ये काम करना चाहते हैं वो इसीलिए नहीं कर पाते थे कि उनके पास लैंड नहीं होती थी, उनके पास जगह नहीं होती थी, प्रॉपर वसाइल नहीं होते थे या प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती थी। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो अभी जनाब इस डिपार्टमेंट ने काफ़ी चीज़ों में नई चीज़ें ऐड कर दी हैं, काफ़ी जिद्दत आ गई है, टेक्नोलॉजी में काफ़ी चीज़ें नई आ गई हैं, ठीक है। और अब इस बिज़नेस को फ़रोग देने के लिए इतनी ज़्यादा आसानी पैदा हो गई है कि अब एक आम आदमी छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ भी ये बिज़नेस कर सकता है और एक अच्छा उसको रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, अच्छी अर्निंग कर सकता है, अच्छा कमा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में एक तो हम आपको बताएंगे कि अगर आपने फ़िश फार्मिंग करनी है वो कैसे करनी है, उसके लिए क्या सूटेबल सीज़न होता है, उसके लिए क्या कौन सी सूटेबल लैंड होती है, उसका तरीक़ाकार क्या है, ठीक है, आपने उसकी केयर कैसे करनी है, आपने किस ब्रीड की फार्मिंग करनी है, उसकी आपने फिर खुराक का कैसे ख्याल रखना है, ठीक है, आपको कितनी जगह चाहिए, जदीद फार्मिंग कैसे की जा सकती है, ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे। और अब आपको आज के प्रोग्राम में हम ये भी बताएंगे कि अब अगर आप फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं तो अब आपको शहर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में रहकर भी ये बिज़नेस कर सकते हैं जो कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट लेगा लेकिन अच्छा आपको उसका रिटर्न मिलेगा और अच्छी अर्निंग आप कर पाएंगे। तो आज के प्रोग्राम में ये तमाम तर चीज़ें शामिल करते हैं। कुछ मछलियों के बारे में भी डिटेल्स लेंगे, ठीक है, हम कुछ पॉइंट्स की डिटेल्स लेंगे और किस तरह की ब्रीडिंग हो सकती है पंजाब में सीज़न के मुताबिक, किस तरह की ब्रीडिंग की जा सकती है इस पर बात करेंगे और किस तरह से आप घर बैठे अपने ही घर में एक थोड़े से इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा जो है वो रिटर्न हासिल कर सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं फ़िश फार्मिंग के इस बिज़नेस से। तो आज के प्रोग्राम में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशंस होंगी, बड़ी डिटेल डिस्कशन होगी अबाउट फ़िश फार्मिंग एंड द बिज़नेस ऑफ दिस फ़िश फार्मिंग। सो हमारे साथ रहिए, आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में जिस तरह से हमने प्रोग्राम के आगाज़ में चीज़ें शामिल की हैं कि आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे फ़िश फार्मिंग और इस बिज़नेस पे। राना मोहम्मद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप डायरेक्टर फ़िशरीज़ फैसलाबाद डिवीज़न हैं और सर से हमने लास्ट टाइम भी मुलाकात की थी लेकिन तब हम आए थे मछली के बारे में मालूमात के लिए, लेकिन आज हम आए हैं इस पूरे बिज़नेस पर एक डीप डिस्कशन के लिए। सर प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर कैसे आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर आपके साथ बैठकर एक गुफ्तगू का सबसे पहले तो बहुत मज़ा आता है और बड़ी मुफीद चीज़ें स्पेशली जो वाइट मीट है इस हवाले से हमें सुनने को आपसे मिलती हैं। अच्छा सर, मैं आज कुछ बात करूँगा आपसे फ़िश फार्मिंग के कंप्लीट बिज़नेस पे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा फ़िश के बारे में और पाकिस्तान में या पंजाब में जो फार्मिंग की जा रही है थोड़ा इस पर भी डिस्कशन करते हैं। लास्ट हमारी मीटअप में कुछ चीज़ें रह गई थी जो हम इस बार चाह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए सबसे पहले जो झींगा श्रिम्प है, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि उसकी जो प्रोडक्शन है अगर वो पंजाब में या पाकिस्तान में की जाए तो ज़र मुबादला बड़ा अच्छा कमाया जा सकता है उससे। मुझे बताएं कि फिर क्या पेशरफ्त हुई इस हवाले से, जैसे आपने लास्ट टाइम कहा था कि एक मॉडल तैयार किया जा रहा है और एक प्लान है जो कि पंजाब हुकूमत के सामने हम रखेंगे, तो सर क्या बना फिर उसका ज़रा काइंडली हमें सबसे पहले वो बताइए। झींगे के जो बारे में एक यहाँ मिथ थी कि यहाँ ये जो वैनामाई इसकी किस्म है यूएसए से आई हुई है, तो वो इधर कामयाब नहीं हो रही। तो उस पर डिपार्टमेंट ने काफ़ी रिसर्च की पिछले सालों में, तो ये इसका PC1 बना के तो फिर पेश किया गया जो मिनिस्ट्री है उसमें।
तो सीएम ने इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है और इंशाल्लाह जो है आगे इसका जो है प्रोग्राम आ रहा है कि जो फार्मर्स को ग्रास रूट लेवल पे हम लेके जा रहे हैं। सही है। तो इसमें डिपार्टमेंट को एक पायलट प्रोजेक्ट दिया गया था जिसमें 100 एकड़ पे डिपार्टमेंट ने 4 माह में इसको जो रेज़ करना था। सही है, सही है। तो खुशकिस्मती से ये लोकली रेज्ड जो हमें इसका मिल गया बच्चा मछली सिंध में जो हैचरीज़ हैं ऑलरेडी काम कर सही रही है, हैं सही झींगा है, की। सही है। तो वहाँ से लेके तो ये 100 एकड़ पे तो हमें टारगेट दिया गया था कि 100 जो टन झींगा जो है वहाँ से 100 एकड़ से वो निकाला जाए। तो प्रोड्यूस किया सही, जाएगा। सही है। तो खुशकिस्मती से वो डिपार्टमेंट ने कामयाबी के साथ 120 टन तक क्या उसको बात। रेज़ किया और जो मार्केटेबल इसका साइज़ होता है 20 ग्राम से ये मार्केटेबल हो जाता है। लेकिन अल्लाह के फजल से वो 35 से 50 ग्राम तक हमने रेज़ इसको किया और बेहतरीन सेहतमंद जो जबरदस्त, था सही है। उसको किया गया और फिर उसकी एक टेंडरिंग की गई और उसको फिर एक्सपोर्ट भी किया गया, एक प्रैक्टिस की गई। तो इसमें ये पायलट और वो सर कामयाब और वो एक्सेप्टेबल हुआ प्रॉपर। एक्सेप्टेबल और जो है वो कामयाब तरीन पायलट प्रोजेक्टों में एक था जो फिशरीज डिपार्टमेंट ने अल्लाह के फजल से मुकम्मल करके गवर्नमेंट को दिया है और फर्दर इस पे जो है PC1 अब तैयार करके तो इसको जो है वो जो सबसे पहले 1000 एकड़ जो है ज़मीन मुख्तस की गई है रहीम यार ख़ान मुजफ्फरगढ़ एरिया में, ज़बरदस्त कि इसको इससे एक्सटेंड किया जाए और इस पे CM ने जो है वो आमादगी ज़ाहिर की है कि अब ये 40,000 एकड़ जो हमारे पंजाब में और बाकी सूबों में बैरन लैंड पड़ी हुई है तो उस पे ये इसको किया जाएगा ताकि जो शोरज़दा और ऐसी ज़मीनें जहाँ जो फर्टाइल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए वहाँ से ये फ़ायदा हासिल होगा और इंशाल्लाह ये डॉलर्स में ज़र मुबादला जो है इससे हासिल हो सकता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मंडी झींगे की जो है श्रिम्प की वो यूरोप इसकी मंडी है। जी, यूरोपियन तो बड़े तकरीबन हर डिश के अंदर ही स्पेशली अगर राइस के साथ देखा जाए तो आप देखते हैं कि वो श्रिम्प जो है झींगा बड़े शौक से लोग खाते हैं। अच्छा सर तिलापिया कामयाब होगी अब हमारे यहाँ पंजाब में? जी बिल्कुल। तिलापिया चूँकि जब इसको लाया गया था तो उस वक़्त ये प्रोलिफिक ब्रीडर हम अपनी ज़बान में कहते हैं, यानी ये साल में 2 से 3 दफ़ा बच्चे जो है वो अंडे से निकालती है। तो इस वजह से जहाँ हमने इसको गिनती करके डाला जाता था वहाँ ये बढ़ जाती थी और वो साइज़ छोटा रह जाता। अच्छा सही। और डिपार्टमेंट ने जदीद रिसर्च थाईलैंड से लोगों को इस पे ट्रेनिंग दी गई तो इसको पालना कैसे, इसका ख्याल कैसे रखना? जी हमने यहाँ बना लिए रिसर्च सेंटर। वहाँ अब हम जो बच्चा 2 से 5 दिन का होता है उसको स्टार्ट करते हैं इसकी हार्मोन की डोज। सही है। तो उसकी वजह से ये सारे मेल फ्राई बनती है तो वो ब्रीड नहीं करती फार्म। ओके। तो उसकी वजह से उसका साइज़ भी अच्छा हासिल होता है और ज़्यादा पैदावार भी हो जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा सर अब हम क्योंकि अब थोड़ा ग्रास रूट पे आके बात कर रहे हैं, मैं अगर मेरा शौक़ है मुझे कि मैं एक फ़िश फार्मिंग करूं और मैं देखता हूं कि इर्द गिर्द लोग जो हैं वो अच्छा पैसा भी अर्न कर रहे हैं और इसमें आपने एक ही जगह पर बस ख्याल रखना है कि आपने उस फ़िश की अगर प्रोडक्शन करनी है तो उसके ऑक्सीजन का, उसके पानी का, उसकी खुराक का ख्याल रखना, यही एक बड़ा काम है तो ये भी मेहनत वाला लेकिन ये काम है। मुझे बताएं कि मेरे लिए अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं कौन सी फ़िश चुनूँ जिसकी मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करूँ, जो ईजी हो, ईजी टू केटर हो, उसका केयर ईजीली किया जा सके। फिर मुझे आप ये भी बताएं कि उसके लिए मुझे कितना मिनिमम पॉन्ड रिक्वायर्ड है, जगह कौन सी चाहिए, ज़मीन कैसी चाहिए और उसमें जो पानी अगर आपने उसका करना है उसमें खुराक कितनी डालनी है। तो ये ज़रा थोड़ी सी डिटेल्स आप हमारे जो नए देखने वाले लोग हैं जो इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं एटलीस्ट उन्हें पता हो कि अगर उन्होंने शुरू करना है तो उन्होंने ऐसे शुरू करना है। जी फ़िश फार्मिंग में इसको 2 से 3 जो है टेक्नोलॉजीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपने उसका हुजम देखना है कि हमने किस लेवल पे आप फार्मिंग करना चाहते हैं। नंबर 1 पे तो आपकी है बिल्कुल आप घरेलू फार्मिंग करना चाहते हैं। नंबर 2 पे आप जो है वो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग इसको कहते हैं, जो आपका एक डेरा है, आपका वहाँ आपकी थोड़ी सी ज़मीन है तो आप 1 एकड़ का छोटा फार्म बनाना चाहते हैं।
तो एक वो है जो आप कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग करना चाहते हैं, आप 20 से 50 एकड़ या 100 एकड़ पे करना चाहते हैं। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही है कि चलें हाँ, आप तो उसमें आप जो प्रॉपर है, बिजनेस करें, कारोबार हाँ जी, स्टार्ट उसी करें। बिजनेस के हिसाब से आप इसको प्लान करेंगे। सही है। तो इसमें अब मैं ये जो घरेलू लेवल पे आप करना चाहें तो आपके लिए 2 से 4 कनाल का आप एक पॉन्ड बनाएंगे, तो उसमें आपको जो डिपार्टमेंट से फ्री सहूलियात मैसर होंगी कि यहाँ से एक एक्सपर्ट जाएगा और ज़मीन को जो देखेगा कि वहाँ जो है वो फिजिबिलिटी उसकी बनाएगा कि वहाँ पानी सस्टेन कर सकता है। तो अगर वो पानी सस्टेन कर सके, ज़मीन में ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो मुनासब हो, तो वो आपको रिकमेंड कर देगा कि आप इसकी एक्सकवेशन करो। अच्छा सर, उसमें ज़मीन को ख़ास होना ज़रूरी है, मतलब या उसकी बेस में कोई चीज़ डालना कुछ ऐसा वो इम्पोर्टेंट है? नहीं, ये फिशरीज़ के जो नुक्ता नज़र से जो हम उसकी एनालिसिस करते हैं, उसमें एक तो रेत की मिकदार और उसमें सिल्ट और जो क्ले है उसकी मिकदार को देखते हैं। जिसमें सिल्ट और क्ले कम हो, रेत ज़्यादा हो, वहाँ पानी परकुलेट कर जाता है ज़मीन के सही अंदर। है, सही है। तो जिसकी वजह से वो उसका ख़र्चा जो है वो बढ़ जाता है वाटर जो एडिशन का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस वजह सही से है, सही है। एनर्जी महंगी है तो उसका मुनाफा कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो लिहाजा जो एक्सपर्ट है वो उसको प्रोवाइड करता है ये चीज़ एनालिसिस के बाद कि आपकी ज़मीन जो है वो सस्टेनेबल है, जो वाटर लेवल उसकी कंडीशन वगैरह उसको बता देते हैं पहले से। करके, तो फिर उसको जो उसकी फिजिबिलिटी बना के देते हैं कि ठीक है। एकड़ में जो है वो आप बना सकते हैं या ठीक है। 2 एकड़ में। अच्छा सर, ये तो हमने जगह मुख्तस कर ली। पहले सबसे पहले आप किस फ़िश की जानिब जाएं, कौन से आप ब्रीड देखें कि जो जिस पर आप जो हमारे माहौल के मुताबिक हो और आप इजीली उस पर एक्सपेरिमेंटल अगर बिज़नेस आपने शुरू किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो वो कामयाब जाए, रिस्क कम हो उसमें? उसमें ये है कि वेरी बिगिनिंग में तो सबसे पहले हम यही सजेस्ट करते हैं कि जो फार्मर है वो रॉ हैंडेड होता है, तो उसको चाहिए कि कन्वेंशनल तरीके से एक दफ़ा पॉन्ड फार्मिंग जो है वो करे, जो तरीका चला आ रहा है नेचुरल, उसमें आप जो है लोकल फ़िश जो है वो ले लें, तो उसमें आप ऐड करें। तो आप एक सीज़न में उसको रेज़ करेंगे तो आपको फ़िश फार्मिंग के मतलब सारे इफ़ एंड बट्स या उसके ड्रॉबैक्स या उसमें जो मसाइल आते हैं उससे आप वेल अवेयर हो जाए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। उसके बाद आप उसी फार्म को जदीद फार्मिंग की तरफ कन्वर्ट करें। सही है। तो उससे आप जबकि आपके पास तजर्बा आ जाएगा तो आप पहली फ्लॉक में आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस लेवल पे इसको मैनेज करना है। सही है। जिसमें डिपार्टमेंट की हर वक्त ये जो एक्सपर्टाइज शामिल रहती हैं, हम फ्री ऑफ कास्ट फार्मर्स को प्रोवाइड करते रहते हैं। सही है। कि हार्वेस्टिंग कब करनी है, अगर कोई डिज़ीज़ है तो वो कब आपको कौन सी अद्वियात यूज़ करनी है जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लोगों की सेहत के लिए भी मुज़र ना हो, और किस तरह उनको ट्रीट करके हेल्दी फ़िश प्रोड्यूस करनी है, ऑर्गेनिक फ़िश किस तरह प्रोड्यूस करनी है। सही है। तो ये स्टार्ट में कन्वेंशनल करें मेथड, उसके बाद उसको जिद्दत की तरफ ले जाएं और डबल प्रोडक्शन उसी में से हासिल कर सकते हैं। ज़बरदस्त। खबरें ज़्यादा ब्रेक की जाने जाते हैं। ब्रेक के बाद हम खालिद साहब के साथ आपको बाकायदा पॉइंट्स भी विज़िट कराएंगे, उसमें कितना हुजम है, उसका पानी का रंग ऐसा क्यों, अक्सर लोग कहते हैं कि पानी बड़ा ख़राब होता है, तो शायद पता नहीं है, ख्याल नहीं करते, लेकिन उसके पीछे एक टेक्निकल बात है, वो भी एक प्रॉपर प्रोसेस है। जब आप फ़िश फार्मिंग करते हैं तो पॉन्ड का एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, तो इस हवाले से आपको ऑन द स्पॉट भी चीज़ें विजिट कराते हैं, हैचरीज भी विजिट कराते हैं। हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खबरें ज़्यादा वापस आ चुके हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं। इससे पहले कि हम स्पॉट पे जाएं, एक दो ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाब सस्ते लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग काइंडली ज़रा इस पर थोड़ी तफसील हमें दीजिए, स्पेशली क्योंकि ये भी उन लोगों के लिए है जो फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं है। कहते हैं ना, कभी मेरे पास तो ना कोई प्लॉट है, ना ज़मीन है, ना मैं शहर से बाहर जा सकता हूँ, तो ये बात स्पेशली आप लोगों के लिए। सर काइंडली थोड़ी डिटेल दीजिए इस वाले से। जी, बायोफ्लॉक जो है ये जदीद फार्मिंग में अब काफ़ी इसको हासिल हो रहा है, लोगों का शौक़ जो है इसकी तरफ बढ़ रहा है।
तो बायोफ्लॉक असल में जदीद टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी जगह पे मछली पैदा करने के लिए एक जो सिस्टम अरेक्ट किया जाता है। मतलब उसके लिए आपको शहर से बाहर गांव में खुले इलाके में जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं, किसी के पास थोड़ा 30-40 फुट जगह हो तो वहाँ एक बायोफ्लॉक का पौंड 20,000 लीटर पानी वाला लगाया जा सकता है, जिसमें आप 1 एकड़ में जितनी फार्मिंग करते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, उसके बजाय आप उसमें एक लाल पंप लगाओ तो उसमें आप इजी वहाँ वो आप रेज कर सकते हैं मछली, तो 1 एकड़ जितनी। तो इस वजह से ये बायोफ्लॉक काफ़ी मकबूल हो रहा है। अब फैसलाबाद में 20 के करीब लोगों ने अभी ये स्टार्ट किया है, फार्मर्स ने बड़े वो अपनी सर छत पे, अपने सहन में, कहीं जहाँ भी पानी आप रोक सकते हैं और सही है। वज़न वो बर्दाश्त कर ले। छत अगर अच्छी है तो वज़न बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वहाँ आप एक जो किट है पूरी इसकी अवेलेबल है पाकिस्तान में, और वो आप लेके और वो जितने भी साइज़ की आपको चाहिए हो, आप चाहिए हो तो वो मिल जाएगी, और तमाम उसके इक्विपमेंट्स भी मिल जाते हैं, वो अटैच करें डिपार्टमेंट से, आप गाइडेंस लें और उसको चालू कर लें तो आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। इसके लिए 5 या 10 एकड़ या बड़ी ज़मीनों की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो मछली की पैदावार खातर खा उसमें से हासिल हो जाती है, ऐसा नहीं है कि वो एक तजर्बाती है, क्योंकि ये टाइम टेस्टेड जो है टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में अभी जदीद, ये 1 साल से सही है। अच्छा सर, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ज़रा बताइए, जो जदीद फ़िश केज कल्चर है, व्हाट इज़ दैट, एंड इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कीजिए कि ये क्या है। ये भी मछली की पैदावार लेने के लिए एक तरीका है जो दुनिया में राइज है। थाईलैंड और वियतनाम और ऐसे एरियाज़ जहाँ गहरे पानी हैं, उनके पास झीलें, उसमें वो लगाए जाते हैं। तो केज जो है दरअसल एक पिंजरा नुमा जगह बनाई जाती है, स्ट्रक्चर जो तैरता रहता है पानी के ऊपर, नेचुरल पानी के ऊपर। तो उसके नीचे जाल लगाया होता है, तो उसके अंदर वो मछली एक केज जो है वो तीन जो है मीटर से स्टार्ट होता है। एक साइड में 3 मीटर और एक साइड में 3 मीटर, यानी कोई 10 बाई 10 का या 20 बाई 20 का। तो इस तरह मुख्तलिफ साइज़ आप कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। ठीक है। तो उसमें आप हर केज में 1 एकड़ जितनी मछली आप डालेंगे, और वहाँ पानी का सोर्स जो कुदरती होगा, यानी आप दरिया में लगाएंगे या झील में लगाएंगे, अच्छा, तो आपको ट्यूबवेल वगैरह का नहीं होगा। तो अगर आपकी सोर्सेज ऐसे हैं कि आप वहाँ उस एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ आपके करीब कोई नहर या जो भी कुदरती पानी की है सोर्स, उसमें आप ये फिट कर सकते हैं। आप 10 भी लगा सकते हैं, 20 भी, 50 भी, 100 भी, इसको जितना मर्जी एक्सटेंड करें, तो उसके हिसाब से जो आप उसमें मछली डालें। तो ये एक जदीद तरीका जो है ये भी अब राइज है मछली फार्म। ज़बरदस्त। आइए खबरदार, अब हम कुछ ऑन स्पॉट आपको जगह दिखाते हैं, कुछ पॉइंट्स विजिट कराते हैं, और कैसे आपने उनकी केयर करनी है, आपने पानी उसमें किस तरह से रखना है, उसका क्या एक डेली बेसिस का तरीक़ाकार है, आपने खुराक कितनी डालनी है, कौन सी डालनी है, ये सारी चीज़ें आपको अब कुछ ऑन द स्पॉट चीज़ें विजिट कराते हैं, हमारे साथ रहिए। अच्छा सर, कामयाब फ़िश फार्मिंग आपके नज़दीक क्या है और क्या क्या उसके असूल हैं जिन्हें आपने लाज़मन मलहूज़ ख़ातिर रखना है? फार्मिंग में कामयाब तरीन तो सबसे पहले आपकी जो सॉयल है जहाँ आप बना रहे हैं, उसकी आपने फिजिबिलिटी बनवानी है डिपार्टमेंट से, और उस फिजिबिलिटी के हिसाब से आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। ठीक है। तो उसमें आपका जो है वो पौंड बेड जो है उसका तैयार करना, उसकी गहराई मुनासिब रखना, सही है, फिर उसके साथ जो कौन सी स्पीशीज़ आप पालना चाहते हैं, सही है, सही है। तो उसमें वो आप पहले डिसाइड कर लेंगे डिपार्टमेंट के मशवरे से कि ये इस जगह मैंने मछली पालनी है तो ये अक़साम मैं उसमें डालूँगा। उसके हिसाब से आपने अरेंजमेंट्स करनी पानी की। इसी तरह पानी का आउटलेट है उसका, कि पानी निकलेगा कहाँ से अगर ड्रेन आउट करना हो। जी, एब्सोल्युटली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, फिर इनलेट है कि आपके पौंड में जो पानी अंदर डाला जाएगा वो किस चैनल के हिसाब से डाला जाएगा और किस साइज़ का ट्यूबवेल आपको दरकार है। सही है। तो ये सारी अरेंजमेंट्स जब हो जाएंगी तो ये समझें कि आपकी एक जो है वो जो उस पर स्टैंडर्डाइज जो तौर पे रखी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से या रिसर्चर्स की तरफ से, तो उस पे फिर आपका जो वो एक यूनिट तैयार होगा। सर, इसका मतलब है कि एक दफ़ा का एक्सपीरियंस तो मस्ट है।
जिसमें आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, उसमें आपसे चीज़ें देर भी आप कर पाएंगे, चीज़ें समझने में भी टाइम लगेगा, कहीं पर आपको चैलेंजेस भी आएंगे। तो एक दफ़ा का एक्सपीरियंस एक नए बंदे के लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, जिसमें शायद उसको चीज़ें उस तरह से फेस ना करनी पड़े जिस तरह से उसने सोची हो। नहीं, ब्लाइंडली करने की बजाय बहुत ज़रूरी है कि आप डिपार्टमेंट से रब्ता करें। और फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट ने लाहौर में एक रिसर्च सेंटर है, फ़िशरीज़ का रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बोर्डिंग लॉजिंग, वहाँ हॉस्टल की सहूलत मौजूद है। फार्मर्स वहाँ जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। और डिवीज़नल लेवल पे भी बाज़ डिवीज़नों में सब ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं, तो वहाँ से ट्रेनिंग हासिल करे। ट्रेनिंग हासिल करने के बाद वहाँ बाकायदा जो एक्चुअली वर्क हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो सेंटर्स में, उसको बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले विज़िट करे और वो सारी फिजिबिलिटी उसके जो इन माइंड हो तो फिर उसको करे। ब्लाइंडली किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से ज़ाहिर है लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा सर, ये आपके बल्कि तवासत से ये पैगाम देखने वालों तक भी पहुंचा है कि बाकायदा आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो आप आइए, ट्रेनिंग लीजिए और उस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनिए, जिसमें सर बता रहे हैं कि बाकायदा आपको हॉस्टल की सहूलत भी मौजूद है। तो आप रहें, सीखें और उसके बाद अगर इस बिज़नेस में आएँ ताकि आपको पहले से चीज़ों का पता हो। अच्छा सर, हम इस टाइम एक पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं, मैं देखने वालों से भी कहूँगा कि ज़रा गौर से चीज़ों को देखें। अच्छा सर, इसमें अब आप मुझे दिखाएं कि ये जो पानी का सिस्टम बनाया गया है, ये किस तरह से आपने इसको यूटिलाइज़ करना होता है, जिसमें आपने पानी ऐड ऑन भी करना है और आपने बाद में ड्रेन भी करना है, ठीक है? तो ये ज़रा देखने वालों को ज़रा दिखाएँ। और सर ये बताएँ इसका कितना को काम होता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है? ये पॉन्ड इनलेट के लिए ये चैनल बनाई जाती है जो कंक्रीट की, ये ओपन चैनल कहलाती है। अच्छा, सही है। तो इसकी सफाई भी आसान होती है। इसको बनाया जाता है जहाँ आपने ट्यूबवेल इरेक्ट करना है, लगाना है, इंस्टॉल करना है, वहाँ से ये चैनल पॉन्ड पे, अगर एक से ज़्यादा आपके पॉन्ड हैं तो उसके हिसाब से आपने चैनल को जो है कंस्ट्रक्ट करवाना है। अच्छा, सही है। उससे फिर ये है कि आपका जो वाटर सिस्टम है वो सस्टेनेबल रहेगा, ना कि वो ऐसे आप पाइपिंग करवा लें जो लीकेज हो जगह जगह से और एरोजन की वजह से आपका पॉन्ड ख़राब हो। तो इस पे ख़ास तवज्जो दी जाती है कि आप जो है वो वाटर इनलेट के लिए कंक्रीट ओपन चैनल दी बेस्ट समझी जाती है वो आप। अच्छा सर, ज़रा इधर आएँ और मैं ज़रा देखने वालों को भी थोड़ा इसमें हम थोड़ी गाइडेंस ले लें सर से। अच्छा सर, अब जिस तरह से ये पानी की कंडीशन है, देखने में तो ये बड़ा ही अजीब सा लग रहा है माहौल, कि पता नहीं कब का पानी ख़राब है, गंदा है। ये मुझे थोड़ी साइंस भी बताएं कि इसको इस तरह से क्यों रखा जाता है और इसकी कंडीशन क्यों है? जी, जो फ़िश कल्चर के लिए पानी को बाकायदा तौर पर तैयार किया जाता है, जैसे इकोसिस्टम एक तैयार किया जाता है ग्रीन वाटर करने के लिए, हम इसमें बाकायदा तौर पे मैन्योर डालते हैं। अच्छा, यानी जो खाद और गोबर इसमें डाला जाता है वो मछली नहीं खाती। खाद और गोबर इसलिए डाला जाता है कि उसमें फाइटोप्लैंक्टन या सब्ज़ा पैदा हो जाए। वो सब्ज़ा मछली जो है वो उसमें से फ़िल्टर करके तो उसको अपने खुराक के तौर पे यूज़ करती है। इसलिए इसमें सर्दियों में या मुख्तलिफ टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा सा कम नज़र आता है बना हुआ। तो उससे ये पानी गंदा नहीं होता बल्कि ग्रीनरी पैदा होती है, जिससे मछली जो है उसको फूड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्री फीड भी डाली जाती है मछली को, तो इस वजह से ये इसकी ये कंडीशन आपको नज़र आती है। अच्छा सर, आपने कितनी बार इसके अंदर जो जैसे आपने सप्लीमेंट्री आप फूड की बात कर रहे हैं, तो वो आपने कितनी बार डालना होता है? क्या वो डेली होता है या वो हफ्तावार होता है? उसका क्या तरीकाकार होता है? इसमें अगर कोई जो फार्मर है, अगर उसको गुड उसका क्वालिटी पानी की तैयार कर लेता है जिसमें खाद और गोबर और मैन्योर्स डाल लेता है, तो उससे वो एक अच्छी खुराक कुदरती उसमें पैदा हो जाती है। फिर आपने सप्लीमेंट के तौर पे रोज़ाना जो मसनूई खुराक साथ देनी है ताकि मज़ीद आप उसके ज़्यादा वज़न हासिल कर सकें। डेली बेसिस पे जो बनी हुई खुराक बाज़ार से मिलती है या आप डिपार्टमेंट से फार्मूला लेके तो आप ख़ुद तैयार करवा सकते हैं। तो वो खुराक आप जो 5% बॉडी वेट के हिसाब से जितनी आप ने मछली डाली है, उसके एक फार्मूला है कि 5% बॉडी वेट के हिसाब से आप डेली उसको सपोर्टिंग फीड डालेंगे, ताकि नेचुरल के साथ वो आर्टिफिशियल फीड भी ले और आपका वज़न जो है जितना आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल। अच्छा सर, इस वक्त तो मैं देख रहा हूँ लेकिन मुझे कोई मछली ऊपर आती नज़र नहीं आ रही, तो क्या मछलियाँ इस टाइम नीचे हैं? और मुझे ये भी बताइए कि जैसे हम बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड भी कि पानी को आप किस तरह से मेंटेन करते हैं? मतलब ज़ाहिर है पानी एट द एंड तो ज़मीन में ऑब्जर्व होता है
और जब वो ऑब्जॉर्व होता है तो जाहिर है उसका एक लेवल नीचे होता है। तो कितना लेवल रिक्वायर्ड होता है स्पेशली, जाहिर है अगर इसके अंदर आपने ब्रीड रखी हुई है तो फिर उसको मेंटेन कैसे रखना होता है? इसमें जो तालाब की गहराई जो है ना 6 से 7 फुट रखी जाती है जब इसको एक्सकवेट किया जाता है। ठीक है। तो मिनिमम 4 फुट पानी जो है हम मेंटेन करके रखते हैं इसको, ताकि बेसिकली। ठीक है। तो उससे ज़्यादा अगर गहरा आप रखेंगे, सर्दियों में थोड़ा गहरा रखेंगे तो उससे टेम्परेचर ज़रा जल्दी पानी का ड्रॉप नहीं होता, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड हैं तो सर्दियों में मूव नहीं करती ज़्यादा। इस वजह से आपको तालाब में इस वक्त वो नज़र नहीं आ रही, वरना होता है कोई इधर से जंप करे या कोई इधर से ग्रुप बना के या शोल बना के तो वहाँ बैठ जाती हैं ताकि वो अपने टेम्परेचर मेंटेन रखें बॉडी का। सही है। तो जैसे सर्दियाँ गुजरेंगी तब ये मूव भी ज़्यादा करेंगी और सारी फीड ज़्यादा लेंगी। सर्दियों में ये कम से कम खुराक लेती। सर फैसलाबाद में अब जैसे कि मैं लोगों में अब बड़ी शौक पैदा हो रहा है वाइट मीट का, और लोग शौकिया इस सीज़न में स्पेशली मछली को तो खाते ही हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ से क्या ये जिस तरह से फ़िश की फार्मिंग हो रही है तो क्या ख़रीदी जा सकती है? अगर लोग शहर से ना ख़रीदना चाहें तो चलो, अगर फिशरीज़ यहाँ पर फार्म पर आकर यहाँ से ख़रीदना चाहें तो इज़ दैट पॉसिबल? होता है सर? फिशीज़ डिपार्टमेंट ने जो यहाँ प्रोजेक्ट लगाए हैं वो है ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है। तो यहाँ 1 पाउंड जो मुख्तस किया जाता है, जो सब्सिडाइज रेट पे आप वहाँ से हासिल करते हैं, वो साल में एक दफ़ा हम जो है पब्लिक की सहूलत के लिए यहाँ फ़िश शॉप लगाते हैं। ठीक है। जो 2 दिन जो है उसमें मुख्तस किए गए हैं, मंगल और बुध को। ठीक है। तो ये दिसंबर में ये मछली की शॉप लगती है 1 माह के लिए। सही है। तो इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती। बाकी यहाँ जो है मछली ब्रीड करवा के तो जो लोग प्राइवेट फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है ताकि वो आगे से पालें। तो यहाँ हम ब्रूड स्टॉक जो मछली है वो रखते हैं और मछली का बच्चा यहाँ से फ़रोख्त किया जाता है गवर्नमेंट के रेट्स पे। सही है। और कौन कौन सी सर यहाँ पर हैं जिनकी फार्मिंग हो रही है? जी, हमारे 8 किस्म की जो है हम मछलियाँ यहाँ ब्रीड करवा रहे हैं। जो 6 हैं हमारी वो ऑलरेडी जो सब्ज़ी खोर मछलियाँ हैं, फिर 2 नई एग्जॉटिक लाई गई हैं, एक तलापिया है। जी जी। तो एक जो है वो पंगेसियस है, जिसका जिक्र हमने पिछले की गई है। ठीक है। तो 8 किस्म के जो है मछली का बच्चा जो है वो फिर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक हो गया। लोकल फार्मर्स को गवर्नमेंट रेट्स पे, तयशुदा रेट्स हैं। ठीक है सर, क्या पैगाम देंगे इन दी एंड जो नए लोग हैं जो इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, आप उन्हें इनकरेज करते हैं कि ये कारआमद एक बिज़नेस है और इसको फ़रोग़ मिलना चाहिए, नई नस्ल को इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और आना चाहिए इस बिज़नेस में? जी बिल्कुल। ये इस वक्त जो जदीद फार्मिंग इसकी फ़िश फार्मिंग है वो एग्रीकल्चर में तमाम क्रॉप्स से ज़्यादा मुनाफा बख्श है। और जो ज़मीनें ऐसे फार्मर जिनकी ज़मीनों में एग्रीकल्चर जो है वो लो लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा है तो वो इसकी तरफ ज़रूर आएँ, क्योंकि जदीद फार्मिंग की वजह से आपकी अब आप डबल इसमें से मुनाफा हासिल करते हैं, जबकि कन्वेंशनल फार्मिंग में जो कि कम था। तो नई नस्लों की इंट्रोडक्शन की वजह से, स्पीशीज़ और आने की वजह से और जिद्दत इस सिस्टम में आने की वजह से आप इसमें से एग्रीकल्चर के मुकाबले में डबल मुनाफा हासिल कर सकते हैं। मैं ज़रूर इसकी तरफ तवज्जो दिलाऊंगा फार्मर्स की कि ये एक बेहतरीन बिज़नेस है और एक हॉबी है जो आपको खुशी भी हासिल होती है इसमें और मुनाफा भी हासिल होता है। ठीक हो गया। और उसमें सबसे बेहतरीन बायोफ्लॉग फ़िश फार्मिंग है, जिसके लिए आपको स्पेशली किसी ख़ास जगह की, बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर की छत पे, आप अपने लॉन में, अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है तो वहाँ पे आप ये फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं और इससे अच्छा अर्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात का बहुत ज़बरदस्त एक बात हुई, डिस्कशन हुई। एंड आइए खबरों के साथ अब आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में मज़ीद से शामिल करते हैं। हमारे साथ ख़वातीन हज़रात, अभी हम लैब के अंदर मौजूद हैं और हमारे फिशरीज़ डिपार्टमेंट में ये ज़बरदस्त किस्म की लैब भी तैयार की गई है, जहाँ पर एक तो अगर आपकी जो लैंड है, अगर आपको किस तरह की लैंड रिक्वायर्ड होनी चाहिए, आप अपने लैंड के सैंपल्स यहाँ भेजते हैं, उन्हें यहाँ पर टेस्ट किया जाता है और उसके बाद आपको बताया जाता है कि आप
की लैंड कारआमद है या नहीं है, उसकी सारी कंडीशंस आपको दिखाई जाती हैं बाकायदा टेस्टिंग के बाद। उसके बाद फिर यहाँ पर जो फ़िश की डायग्नोज है वो भी की जाती है और उसको भी बाकायदा यहाँ पर टेस्टिंग उसके भी मामला चल रहे होते हैं इस लैब में। शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फिशरीज़ फैसलाबाद डिवीज़न, और इस हवाले से सर से डिस्कशन करते हैं। सर कैसे, हम ठीक ठाक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा शहबाज साहब, आपसे डिस्कशन जो है बड़ी ज़रूरी है, वो ये कि अब मुझे ज़रा बताइए हमारी इस लैब के अंदर, क्योंकि हम पहली बार विज़िट करा रहे हैं और दिखा रहे हैं लोगों को, तो इस लैब में जैसे कि मैंने बताया है इसको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है जब एक मिसाल के तौर पर सैंपल्स आपके पास आते हैं एक किसी भी ज़मीन के? जी, हमारे पास जब भी कोई फार्मर आता है कि उसने अगर न्यू फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो हम उसे तरीक़ाकार बताते हैं कि उसने अपनी लैंड से सैंपल मिट्टी के उठा के लाने। वो कैसे उठा के लाएगा, उसका मखसूस तरीक़ाकार है। हम 5 जगहों से उसे बताते हैं कि आप सैंपल लेके आएँ। उसके बाद वो हमारे पास आके उसको टैग बकायदा किया जाता है सैंपल्स को। ठीक है, ठीक है, उनको हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे, और टेस्ट में हम बताते हैं कि उसमें सैंड का लेवल क्या है, सिल्ट का लेवल क्या है, क्ले का लेवल क्या है, और हम देखते हैं कि रेंज में है या आउट ऑफ रेंज है। इसका मकसद ये होता है कि वो ज़मीन फार्मिंग के लिए मौजू है या नहीं मौजू है। तो उसकी फिर अगर तो थोड़ा बहुत इशू हो तो फिर ट्रीटमेंट भी उसको बताते हैं। और उसका ये होता है कि फिर अगर सीपेज ही मिसाल के तौर पे ज़्यादा है तो उसको हम पहले डायग्नोज कर लेंगे ताकि उसका जो मनी है वो वेस्ट ना हो उसमें। तो इसलिए ये एक फैसिलिटी है फार्मर को हम मुहैया करते हैं। अभी उसने फार्म बनाने से पहले से लेके हम एंड तक उसको मार्केट तक मछली ले जाने तक हम उसको सारी हिदायत और सारी गाइडलाइन हम प्रोवाइड करते हैं। सही है। और अगर तो शहबाज मुझे बताएं कि अगर तो नहीं है कारआमद तो उसको कारआमद बनाया जा सकता है या उसको फिर आप ये मशवरा देते हैं कि भाई आप ज़मीन चेंज करो? नहीं, उसमें फिर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स को पक्का भी बनाया जा सकता है, फिर पॉलीथीन भी बिछाया जा सकता है, और कुछ ये होता है कि उसकी थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट करके भी उसको मौजू बनाया जा सकता है। ठीक है। तो इसलिए वो फिर बाद की सारी हदायत मौजूद होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है ना जब कि ये इस तरह का पानी, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको फिर मशवरा देते हैं। सही है। अच्छा, एक बड़ी ज़रूरी बात है शहबाज साहब, ये मुझे ज़रा बताएं कि जैसे कि बीमारी होती है किसी भी जानवर को तो उसको देखकर अंदाज़ा हो जाता है जी। अब मछली क्योंकि पानी में रहती है और वो ठीक उसकी परवान है या वो सही से नहीं उसकी अफजाइश हो रही, ठीक है, उसको कोई बीमारी लग गई है, वो बीमार है, तो ये चीज़ें कैसे आप डायग्नोस करते हैं, इसका कैसे पता चलता है? हाँ जी, बिल्कुल। हमारी जो डिपार्टमेंट है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हमारी इस लैब में एक तो मैंने मिट्टी के नमूनों की बात की, वो हम चेक करते हैं। उसके बाद हम वाटर क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। ठीक है। कि उसका पानी का जो क्वालिटी फ़िश के लिए रिक्वायर्ड है वो है कि नहीं है। अगर क्वालिटी ख़राब हो, जहाँ फीड में कोई इशू आ जाए तो फिर मछली जो है वो बीमार हो जाती है। ठीक है। बीमार मछली के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे वो सुस्त हो जाती है, किनारे के साथ आके अपनी जिस्म को रगड़ती है किनारे के साथ, हमें पता चल जाता है। उसको इरिटेशन होती है। हाँ जी, और वो फीड लेना बंद कर देती है, मुंह खोल के ऊपर आएगी, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसको नेटिंग करवा के उसकी ट्रीटमेंट होती है, मुख्तलिफ पानी के टेस्ट किए जाते हैं। तो बाद का जैसे वो फार्मर दूर है उनकी मोर्टेलिटी भी हो जाती है, मछली कोई सैंपल मार के ऊपर आ जाता है, तो वो हमारे पास लेके आते हैं, फिर हम उसको यहाँ पे डायग्नोज करते हैं। ठीक है। और उसकी फिर डायग्नोज तो हो गया, फिर उसकी जो मेडिकेशन है वो आप किस तरह से करते हैं? उसके कुछ तो पाउंड के ट्रीटमेंट होते हैं, फिर हम उनको बताते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स होते हैं, उनकी डोज मखसूस होती है, वो हम फार्मर्स को कैलकुलेट करके देते हैं कि आपने ये डोज कुछ फीड में शामिल करके उनको देते हैं, कुछ वैसे ही पानी में ट्रीटमेंट करवाते हैं। वो डिजीज के लिहाज से होता है, जैसे फसलों को शावर कर देते हैं। हाँ जी, इस तरीके से पानी को भी शावर कर देते हैं। पानी में मेडिसिन हल करके उसको ऊपर हम छिड़काव कर देंगे पानी के। ठीक है। तो वो ट्रीटमेंट होगा, उसको मतलब आज किया, एक दिन छोड़ के फिर करेंगे, या फीड में एंटीबायोटिक्स मिक्स करके दे देंगे। तो इस तरह करके उसका होती है मुख्तलिफ ट्रीटमेंट, डिजीज़ के अकॉर्डिंग होती है। सही है। और ये जो मछली की तबीयत को चेक करने की जो कंडीशन या ये जो सूरत हाल है, ये क्या वीकली आप टेस्ट करते हैं या आपको सिम्टम्स नजर आए तभी आप उसके डायग्नोस करने की जानिब जाते हैं, या ये रूटीन वर्क होता है जिसमें आप मछली की जो हालत है, कंडीशन, उसको चेक करते रहते हैं? नहीं, वो ये है कि हमने तो डेली अपने पॉन्ड्स को देखना होता है, जब फीड देने जाना है, पानी छोड़ना है, उसमें पॉन्ड में देखना है। लेकिन इसके कुछ कह लें कि जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हबस के दिन होते हैं, तब ज़्यादा इश्यूज़ बनते हैं।
और यूं ही जब विंटर गुजरेगा उसके बाद जब पानी मिक्सिंग होती है ना, तब ये ज़्यादा इशू होते हैं। तो हमें रूटीन में पता भी होता है कि ये जो इन्वायरमेंट है अब इसमें डिजीज़ ज़्यादा आएगी। सही है, सही है। चलिए अभी हम शहबाज साहब के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको प्रॉपर हैचरी स्पॉट विजिट कराते हैं। ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। अच्छा खबरदार ज़रात, अभी हम हैचरी स्पॉट के अंदर मौजूद हैं। शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज भाई थोड़ी सी डिटेल इस हवाले से दीजिए, हम ये हैचरी स्पॉट है, यहाँ पर क्या क्या किया जाता है? जी बिल्कुल, ये हमारा ब्रीडिंग सेंटर है। इसमें हम ये करते हैं कि जो मछलियों से हमने बच्चे लेने हैं, ब्रूड स्टॉक हम कहते हैं, जिनसे हमने अंडा और बच्चा निकालना है उसमें से। इस वक्त है बच्चे इनके अंदर? नहीं, इस वक्त नहीं है, क्योंकि इनका ब्रीडिंग सीजन जो है फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। तो पहले कॉमन कार्प का आता है, फिर बाकी सारी, और जुलाई अगस्त तक चलता है। तो उस दौरान हमने जितनी भी मछलियाँ हैं उनको यहाँ पे रख के उनसे अंडे लेने होते हैं, बच्चा निकलता है उनसे, फ्राई कहते हैं हम उसको। ये सारा उसके लिए हमने हैचरी बनाई हुई है, ग्लास जार हैचरी इसको हम कहते हैं। उसमें यह है कि हम नेटिंग करते हैं पाउंड में, जो अभी आपको दिखाएं बाहर, वहाँ से जो नार और मादा मछलियाँ हैं उनको पकड़ के हम यहाँ ले आते हैं। सही है। तो होल्डिंग टैंक्स में रखते हैं इनको हम, जो लंबे हैं इनको हम होल्डिंग टैंक कहते हैं। अच्छा जी। और अभी तो ये खाली है, रेक्टेंगुलर टैंक और होल्डिंग टैंक कहते हैं। अभी तो ये खाली है? अभी ये खाली है क्योंकि आजकल ब्रीडिंग सीजन नहीं है। अच्छा। और दूसरा ये बच्चा सप्लाई के लिए भी यूज़ होते हैं, वो भी आजकल नहीं, विंटर की वजह से नहीं कर रहे। और ये जो है ये सर्कुलर टैंक्स हैं। अच्छा। इसमें हम उनको ला के मछलियों को रख लेंगे। ठीक है। और उनको कोई 7 से 8 घंटे ऑक्सीजन वाला पानी जो हमारा ऊपर से आ रहा होता है उसमें रखते हैं, ताकि फ्रेश वाटर। हाँ जी, फ्रेश वाटर, बिल्कुल वो फ्रेश हो जाएंगी, उनका पेट वगैरह खाली हो जाएगा। फिर हम तकरीबन रात को 9-10 बजे उनका वेट के अकॉर्डिंग उनका वेट करके यहाँ पे हम उनको इंजेक्शन लगाते हैं। अच्छा। वो इंजेक्शन इंड्यूस करवाता है उनमें स्पानिंग, अच्छा। जो अंडा उन्होंने देना है उस मरहले के लिए वो होता है। अच्छा। उसके बाद हम उनको नर मादा के हिसाब से 1:1 रेशो के हिसाब से इनमें डाल देते हैं, पेयरिंग करके। सही है। तो उसके 6 घंटे बाद हम निकालेंगे उनको। निकालने के बाद हम टब रखेंगे और उनका पेट प्रेस करते हैं तो वो अंडे आ जाते हैं, ऐसे स्पर्म आ जाता है, उनको मिक्स करके फिर हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है। ये सर्कुलर टैंक्स में पानी हर वक्त सर्कुलेट होता रहता है, तो सर्कुलेट होने की वजह से ऑक्सीजन वाला पानी होता है। तो इसमें हम रखेंगे, 3 दिन के बाद उस अंडे में से इसमें से बच्चा निकल आएगा जिसको हम फ्राई कहेंगे। सही है। उसके लिए फिर हमने पाउंड बाहर तैयार किए होते हैं जो भी आपको दिखाए थे, इसको फिर वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। अब बच्चा वहाँ शिफ्ट हो जाता है? हाँ जी, बच्चा वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। उसकी हम केयर करेंगे कि उसको कोई बीमारी ना आए, कोई उसके लिए जो भी दुश्मन है वो उसके ऊपर अटैक ना करें। सारा हमने पाउंड भी अच्छे से प्रिपेयर किया होता है। सही है। अच्छा, उसके बाद अब वो जो सीड है वो फिर हम प्राइवेट फार्मर्स को सप्लाई करते हैं। अच्छा। हमारे गवर्नमेंट्स के सस्ते रेट्स हैं, उसके ऊपर हमने सप्लाई करना होता है। ठीक है। हम क्या करते हैं कि उसको भी यहाँ से सप्लाई करते हैं। ठीक है। हमें जो भी ऑर्डर आएगा वो बंदा कहेगा इतना चाहिए, हमें फार्मर कहेगा, हम यहाँ पे रख लेंगे और उसकी कंडीशनिंग करवाएंगे। सीड की? हाँ जी, सीड की कंडीशनिंग से मराज ये है कि उसको हाईली ऑक्सीजनेटेड वाटर में रखेंगे, ओवरनाइट रखते हैं हम, और उसका पेट वगैरह बिल्कुल खाली हो जाएगा, कोई फीड नहीं देंगे। तो फिर वो रेडी हो जाता है कि अगर आपने सफ़र करवाना है उसको 7-8 घंटे का, तो वो इजीली कर जाएगा। सही है। हम यहाँ पे सिलेंडर भी रखा हुआ है, शॉपर होते हैं, शॉपर में ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हुए? जी, ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो पॉलीथीन के जो बैग्स होते हैं उनमें पानी डाल के, बच्चा डाल के और साथ ऑक्सीजन ऐड करके उसको हम गाड़ी में दे देते हैं, और वो 7-8 घंटे इजीली लेके जा सकता है। और अपने पॉन्ड्स में डाल के वो सप्लाई, जो आगे टेबल फिश बनती है हमें मार्केट में आजकल मिल रही है, सही है, तो वो अवेलेबल होती है। ये हमारा ब्रीडिंग कम्प्लेक्स। ये तो देखें सरकारी तौर पर तो है, इसकी अवेयरनेस क्या लोगों को है शहबाज साहब? मतलब जो आम लोग जो कारोबार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं इस चीज़ का, ठीक है, वो क्या इस सारे प्रोसेस से गुजरते हैं या वो स्पेशली आप ही की खिदमत लेते हैं इन सारी चीज़ों में? नहीं, कुछ अब पहले तो हमारी ही होती थी, लेकिन अब चूंकि बहुत सारे फार्मर्स ने ट्रेनिंग ली है हमारे से, हमारे भी इधर भी आते हैं जो चाहे कि मैंने हैचरी बनानी है, प्राइवेट हैचरीज बनी हुई है अब, वो ये खुद काम करते हैं। लेकिन वो ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे से ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग के बाद वो अपनी हैचरी बना लेते हैं, बनाने के बाद वो वहाँ से बच्चा सप्लाई करते हैं। सही हो गया, कारोबार है बहुत अच्छा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। शहबाज भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके कीमती वक्त का। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में चीज़ें बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिस्कस हुई हैं। फ़िश फार्मिंग एक कंप्लीट बिजनेस है, उसके लिए अब आप देखें, आप अपने घर की छत पर, आप अपने सहन में सिंपल
एक जो बने बनाए पॉन्ड आपको बहुत सस्ते रेट में मिल रहे हैं, वो आप लीजिए, उसका ख्याल कीजिए, वहाँ पे ब्रीड आप वो जो आप करना चाहें वो कीजिए, ठीक है। और उसमें जो तिलापिया है वो बड़ी कारआमद है। आप झींगा भी खैर है तो बड़ा महंगा, ठीक है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर्स बाहर से लेकर के आ सकता है आपके लिए, लेकिन क्योंकि ये बड़े पैमाने का काम है, इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ये गवर्नमेंट के अंडर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर। हाँ, कोई प्राइवेटाइजेशन भी हो सकती है, कोई प्राइवेट आदमी भी उठ के अब करोड़ों रुपया लगा के या अरबों रुपया लगा के जनाब वो इस किस्म का बिजनेस कर सकते हैं। तो झींगा एक वाहिद ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आप जानते हैं कि यूरोप में और इधर दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा लोग शौक़ से खाते हैं, और हमारे यहाँ भी एक ज़बरदस्त किस्म की ये डिश है, थोड़ी एग्जीक्यूटिव है, लेकिन लोग ये भी शौक़ से खाते हैं, बड़ी महंगी मिलती है जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है। तो आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताया अगर ये कारोबार करना है तो कीजिए, ज़रूर कीजिए, और इसमें अब नई नस्ल को आना चाहिए। आपके लिए ट्रेनिंग सेशंस हैं, लाहौर जाइए, बाकायदा वहाँ जाकर ट्रेनिंग लीजिए अगर आप इस फ़िश फार्मिंग के बिज़नेस में आना चाहते हैं। फिर आप इसमें थोड़ा जंप इन कीजिए, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपको कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिल जाएंगे, आप उनसे भी जब निबर्द आज़मा होंगे, आप उनसे भी जब गो थ्रू होंगे, तो फिर जब आप दोबारा से स्टैंड करेंगे तो आप एक प्रॉपर सीख कर खड़े होंगे। तो सबसे पहले तो ट्रेनिंग सेशंस ज़रूर लीजिए। वो लोग जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, हैव ट्रेनिंग सेशंस, जाइए और ट्रेनिंग सेशंस लेने के बाद फिर इस बिज़नेस में आइए। और ये बिज़नेस बहुत ही ज़बरदस्त है, आई मस्ट से, कि वो लोग जो थोड़े पैसों के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है जिसकी जानिब आना चाहिए। तो खालिद साहब का बहुत शुक्रिया, शहबाज साहब का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें आज डिटेल्स दी, हमें बताया। और मछली के बारे में हमें पहले नहीं पता था। देखिए ना, एक्वेरियम आपने भी रखे होंगे घरों में, हम भी मछलियाँ पाल चुके हैं, लेकिन हमने कभी यही देखा कि थोड़ा सा अर्सा होता है, उसके बाद मछली बेचारी मर जाती है। तो उसका साफ़ पानी होना बहुत ज़रूरी है, उसके ऑक्सीजन का ख्याल, उसकी जो आपने उसको जो सप्लीमेंट्स डालने हैं उसका ख्याल बहुत ज़रूरी है, और पानी के टेम्परेचर का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। जब आप यहाँ से लेकर के जाते हैं, जब आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो ख़रीदने के बाद जब आप घर जाते हैं तो उसका पानी का टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होता है, बेचारी मछली मर जाती है। और अगर आप देखें कि वो स्लो हो गई है, वो खा नहीं रही, वो बड़ी बेचारी गुमसुम सी होकर बैठी, इसका मतलब वो बीमार है, तो उसके लिए अद्वियात मार्केट में अवेलेबल हैं। आइए अद्वियात उनको दीजिए, जिसको आप पानी में शावर कर दें तो उससे भी उसकी बचत हो जाती है। तो आज का प्रोग्राम, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मछली पालना पसंद करते हैं या जो मछली का बिज़नेस करना चाहते हैं, जो मछली खाना चाहते हैं, खाना पसंद करते हैं, उन सब के लिए हमने आज के प्रोग्राम में तमाम तर चीज़ें रखी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से सबको थोड़ा थोड़ा सही लेकिन काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।